नम नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण दुबे और एसिड बेस एंड सॉल्ट के अगले पार्ट में हम कुछ न्यूमेरिकल्स, हमने पिछले पार्ट में कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे, कुछ और न्यूमेरिकल्स हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो इन न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने के बाद NSE-GS के एग्ज़ाम के हिसाब से यदि हम बात करें या 10th क्लास का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें एसिड बेस के या पीएच के जितने भी हायर डिग्री के एग्जाम्पल, हायर लेवल के एग्जाम्पल्स आते हैं, वो सारे एग्जाम्पल्स आपके सारे क्वेश्चन या न्यूमेरिकल इन एग्जाम्पल्स के थ्रू और कवर हो जाएंगे। तो आप मेरी लास्ट क्लास और उसके बाद इस क्लास को जब आप देखेंगे तो पीएच से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.01 नॉर्मल एसिटिक एसिड और आपको दिया गया है Ka। देखिए ये बिल्कुल अलग तरीके का क्वेश्चन है। अभी तक जब आपको एसिड बेस का कोई पीएच निकालने का क्वेश्चन की दिया जाता था तो उसमें ये Ka टाइप का कोई वर्ड आपको नहीं दिया जाता था। ठीक है, तो सबसे पहले तो समझ लीजिए इसका मतलब क्या है। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच निकालना हो तो ये मान के चलते हैं कि जितनी भी मोलारिटी है वही उसका, जितनी भी नॉर्मेलिटी है वही उसके हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन है या OH- आयन का कंसंट्रेशन है। क्योंकि हम मान के चलते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस कम्प्लीटली डिसोसिएट होते हैं, मतलब यदि हमने उनके 100 मॉलिक्यूल लिए हैं तो 100 मॉलिक्यूल ही डिसोसिएट हो चुके हैं। बट वीक एसिड के साथ ऐसा नहीं होता। वीक एसिड के साथ क्या होता है, वीक एसिड के साथ कंडीशन ये बनती है, यदि हमारे पास वीक एसिड या वीक बेस है तो उस स्थिति में यदि हमने उसके 100 मॉलिक्यूल लिए हैं तो ज़रूरी नहीं है कि 100 में से 100 मॉलिक्यूल ही डिसोसिएट हों। और H+ और OH हमें कब मिलते हैं, जबकि मॉलिक्यूल डिसोसिएट होते हैं। तो यदि 100 मॉलिक्यूल डिसोसिएट ही नहीं होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि 100 मॉलिक्यूल बनेंगे भी नहीं। ऐसी स्थिति में हमें क्या दिया जाता है, या तो हमें अल्फ़ा दिया जाता है या फिर हमें Ka की वैल्यू दी जाती है, और इन Ka की वैल्यू या अल्फ़ा की वैल्यू के थ्रू ही हमको आगे क्वेश्चन में बढ़ना पड़ता है। चलिए हम देखते हैं ज़रा किस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एक तरीके अलग अलग इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। जो पहले तरीके की हम बात करेंगे तो जैसे मान लीजिए ये आपका CH3COOH है, जो क्या होता है, टूटता है CH3COO- प्लस H+ में। लेकिन ये कम्प्लीटली रिएक्शन वन डायरेक्शन में फॉरवर्ड ना हो करके रिवर्सिबल डायरेक्शन में हमारी ये जो रिएक्शन होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन इस तरीके से होती है। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। मान लीजिए आपके पास इसका कंसंट्रेशन जो था वो क्या था, C कंसंट्रेशन था। ठीक है, C कंसंट्रेशन था और यहाँ पर क्या हुआ, इसके 0 टाइम पर XX जो कंसंट्रेशन है वो अभी क्या हुआ है, डिसोसिएट हुआ है। T टाइम पर जब T बराबर हमारा 0 था, जब T हमारा कुछ T हो जाएगा तो यहाँ पर हमारे इस C में से X मोल क्या हो गए हैं, X मोल जो है वो डिसोसिएट हो गए हैं। तो यहाँ पर कितने बन जाएंगे, यहाँ पर भी X बन जाएंगे और यहाँ पर भी X बन जाएंगे। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में यदि हम Ka की बात करें तो Ka हमारा क्या होगा, X/C-X। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, C-X हो जाएगा। यदि यहाँ पर हम इसको लें तो हमारा क्या, देखिए अब होता क्या है कि जब हम वीक एसिड की बात करते हैं या वीक बेस की बात करते हैं तो वीक एसिड बेस दो तरीके से हो सकते हैं। पहला तरीका तो ये हो सकता है कि ये X की वैल्यू डिसोसिएट होने वाले कम पदार्थ, जो जितना अमाउंट डिसोसिएट हुआ है वो बहुत 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 कम हो। तो C के रेशियो में ये X जब बहुत कम होता है तो इसको हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं और इस तरीके से हम ले लेते हैं वैल्यू को X²/C। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से हमें क्या निकल के आ जाता है, हमें निकल के आ जाता है Ka/C = X²। ये निकल के आ गया। अब यहाँ पर यदि हम X को निकालें तो हमें निकल के आ जाएगा Ka/C। X जो है, X यहाँ पर क्या है, X जो है कितने नंबर ऑफ H+ आयन या कितने नंबर ऑफ OH- आयन आफ्टर डिसोसिएशन वहाँ पर तैयार हुए हैं, उनकी मोलैरिटी है। देखिए ये यहाँ पर क्या था, ये यहाँ पर कंसंट्रेशन था, हमने कहा X कंसंट्रेशन क्या हुआ है, डिसोसिएट हुआ है, तो यहाँ X बना, यहाँ X बना। ठीक है, तो इस तरीके से एक तरीका तो ये हो गया। मतलब आपको इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है, X या फिर X जो क्या है हमारा H+ है या OH- है। एसिड के लिए H+ और बेस के लिए
OH माइनस। इस तरीके से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट KA इंटू C, ये हो जाएगी। अच्छा, C के तौर पर आप यहाँ क्या पुट करेंगे, नॉर्मेलिटी पुट करेंगे एसिड बेस की मोलारिटी पुट करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर आपको उसकी नॉर्मेलिटी पुट करना है, ना कि आप उसकी एसिड या बेस की मोलारिटी पुट करेंगे। तो C की वैल्यू में आप क्या पुट करेंगे, नॉर्मेलिटी पुट करेंगे एसिड या बेस की। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। तो एक फॉर्मूला तो आपको ये याद रखना है, जबकि आपको KA दिया गया हो, कंसंट्रेशन दिया गया हो, ठीक है, तो ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे तरीके पे जरा और हम बात कर लेते हैं। देखिए रिएक्शन आपकी वही है, ठीक है। अच्छा, कंसंट्रेशन कितना दिया गया है, C दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पर डिसोसिएशन 0 था और यहाँ पर भी 0 था। अब दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका उन्होंने हमें K नहीं दिया है, उन्होंने दिया है हमें क्या, अल्फा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू हमें दी गई है, ना कि हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू दो तरीके से दी जा सकती है, एक तो वैल्यू आपको परसेंटेज में दी जा सकती है और एक वैल्यू आपको नॉर्मल दी जा सकती है। यदि वैल्यू आपको परसेंटेज में दी जाएगी तो आपको ध्यान रखना है, परसेंटेज में दी गई इस वैल्यू को आपको क्या करना है, परसेंटेज में दी गई इस वैल्यू को आपको चेंज कर लेना है। ठीक है, तो परसेंटेज में जब आपको वैल्यू दी जाती है तो परसेंटेज को आपको यूनिटरी सिंगल के लिए आपको उसके लिए यूज़ करना है। मतलब उस परसेंटेज में दी गई यूनिट को आप सबसे पहले 100 से डिवाइड कर लेंगे, तभी उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में आपको अल्फा कितना दिया गया है, 2% दिया गया है, तो इस 2 को आप डिवाइड कर दीजिएगा पहले कितने से, 100 से, तो 0.02 हो जाएगा आपका, ये अल्फा हो गया डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ है कि यदि मेरे पास 1 मोल है तो उस 1 मोल में से 0.02 मोल क्या हो रहे हैं, डिसोसिएट हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ये आपको कंसंट्रेशन दिया गया है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर हम लेते हैं हमारे C कंसंट्रेशन में से माइनस C अल्फा, इतने जो हमारे पार्ट हैं वो क्या हो रहे हैं, डिसोसिएट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, देखिए जो आपने पिछले वाले में x लिया था वही किसके बराबर है, C अल्फा के बराबर है। x हमने डायरेक्ट, कई बार आपको क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा, x की वैल्यू डायरेक्ट दे दी जाएगी कि इतने मोल डिसोसिएट हो रहे हैं, तो आप वैसे पुट कर दीजिएगा। कई बार आपको वैल्यू डायरेक्ट ना दे करके क्या दी जाएगी, अल्फा की वैल्यू दी जाएगी। ऐसी कंडीशन में यदि आपको x निकालना है तो आप क्या करेंगे, C इंटू अल्फा करेंगे, और अल्फा परसेंटेज में लेके नहीं करेंगे, अल्फा को आप यूनिटरी मेथड के थ्रू या 100 से डिवाइड करके परसेंट से उसको पर सिंगल यूनिट के हिसाब से आप उसको बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपने कर लिया C माइनस C अल्फा। तो यहाँ पर कितने बनेंगे, यहाँ पर भी C अल्फा बनेंगे और यहाँ पर भी C अल्फा बनेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यदि मान लीजिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन रिलीज हो रहे होते तो यहाँ पर आपके 2 का मल्टीप्लिकेशन और अल्फा के साथ यहाँ पर आपका हो जाता है, ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब हमारी जो Ka की वैल्यू बनेगी वो क्या निकल के आएगी, Ka की वैल्यू निकल के आएगी C अल्फा अपॉन C माइनस C अल्फा। फिर से हम वही बात करेंगे कि यदि हम इसको नेग्लिजिबल मान लें तो हमारा इक्वेशन क्या बचेगा, C² अल्फा² माइनस C अपॉन C अल्फा हमारा क्या हो गया, हट गया। ऐसी कंडीशन में हम इसको हटा देते हैं यहाँ से, तो हमारा इक्वेशन लास्ट में क्या बच के आ जाएगा, Ka इज इक्वल टू हमारा बच के आ जाएगा C अल्फा²। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो Ka अपॉन C इज इक्वल टू अल्फा²। जब इस अल्फा को हम यहाँ से हटाएंगे तो ये निकल के आ जाएगा। तो ये 2 इक्वेशन आपको ध्यान रखने हैं, एक अल्फा के थ्रू है और दूसरा आपका x के थ्रू है। जबकि आपको डिसोसिएट होने वाले नंबर्स दिए जाएं तब आपको इस तरीके से जाना है, जबकि आपको अल्फा की वैल्यू दी जाए तब आपको इस तरीके से जाना है। ठीक है, अब चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आई होप आप क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। मैं केवल आपको मेथड बताऊंगा, इसके बाद क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक क्वेश्चन में आपको दिया गया है Ka और नॉर्मेलिटी दी गई है और pH पूछा गया है। ठीक है, अच्छा आपको Ka की वैल्यू दे दी गई है, C की वैल्यू दे दी गई है और आपसे क्या पूछा गया है, आपसे pH पूछा गया है। ठीक है, आपको पता था x इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, अंडर रूट Ka इंटू C। ठीक है, तो
तो इस तरीके से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर Ka की वैल्यू क्या है 1.8 इंटू 10⁻⁻5 और C कंसंट्रेशन नॉर्मेलिटी क्या है 0.01 नॉर्मल है। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले तो हम 1 बनाए तो ये क्या हो जाएगा, ये यूनिट बड़ी करेंगे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.8 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा निकल के आ जाएगा, इसको हम बढ़ाते हैं, ये हो जाएगा 5 और 2 माइनस का 7। जब हम इसको बड़ा करेंगे तो ये यूनिट हमारी छोटी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 18 इंटू 10⁻⁻8। -8 को हम यहाँ से बाहर निकालेंगे तो हमारी वैल्यूज टोटल निकल के आएगी 18 इंटू 10⁻, यहाँ से हम इसको बाहर कर देते हैं तो आ जाएगी 10⁻⁻4। ठीक है, तो इस तरीके से हमको एक आंसर जो मिलेगा, यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करके इस तरीके से हम इसका आंसर ले लेते हैं। √18 की वैल्यूज हम निकालेंगे और हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमें H+ का कंसंट्रेशन आपको मिल जाएगा। इसको आप क्या करेंगे, माइनस लॉग आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये 4 बाहर आ जाएगा। √18 की जो वैल्यू होगी आप उसका लॉग लीजिएगा और फिर आपका इस तरीके से आपका आंसर क्या करेगा, मूव करेगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है, अल्फा की वैल्यू आपको 2 दी गई है, उस पर कैसे अप्रोच बनाएंगे वो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, अल्फा की वैल्यू 2 दी गई है, अल्फा जहाँ पर दिया गया हो तो हमें क्या फॉर्मूला लगाना है, KA/C हमें लगाना है। ठीक है, ऐसी स्थिति में हम अल्फा के थ्रू, देखिए आपको अल्फा की वैल्यू दी गई है, आपको KA निकालना है पहली चीज़, तो आप यहाँ पर निकाल लेंगे। दूसरा, आपको क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है, एक तो आपको KA पूछा गया है, दूसरा pH पूछा गया है। तो pH के लिए H+ का कंसंट्रेशन का फार्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू C। अल्फा की वैल्यू क्या दी गई है 0.02 और C की वैल्यू आपको क्या दी गई है 0.05 नॉर्मेलिटी। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसका लॉग लेंगे। लॉग लेने से माइनस लॉग, इतने का माइनस लॉग जब आप ले लेंगे, ठीक है, अब तो आपका आंसर यहाँ पे निकल आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमने बात कर ली इन 2 ऊपर वाले क्वेश्चंस की। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वो कह रहे हैं इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.05 नॉर्मेलिटी। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है इक्वल वॉल्यूम ऑफ pH4 एंड pH10 सॉल्यूशन इज मिक्स्ड। आपने क्या किया है, टेल यू pH10 और pH4 के 2 सॉल्यूशंस आपके पास थे, उन दोनों सॉल्यूशंस को आपने क्या कर दिया, आपने मिक्स कर दिया है। अच्छा, मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बना है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि उस सॉल्यूशन का जो pH है वो pH क्या होगा। ठीक है, उस सॉल्यूशन का pH आपसे पूछा जा रहा है। चलिए तो बात करते हैं। इस तरीके के जब क्वेश्चन आते हैं, देखो यदि आपको वॉल्यूम ना दिए जाएं कभी, तो आप उनके वॉल्यूम को 1 लीटर के हिसाब से आप ले लीजिएगा। तो आप ये मान के चलिएगा कि यहाँ पर आपका 1 लीटर सोल्यूशन आपके पास किसका है, pH उसका कितना है 4 है, और 1 लीटर सोल्यूशन उसका pH कितना है, उसका pH 10 है। अच्छा, अब ये 4 pH है, मतलब ये क्या कहलाया, एसिड, और ये 10 pH है तो ये क्या कहलाया, बेस। ठीक है, आपको इनके pH दिए गए हैं और pH के थ्रू हम उनके क्या निकाल सकते हैं, हम उनके नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं, या हम उनके H+ आयन कंसंट्रेशन और OH- आयन कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। तो हम जानते हैं कि माइनस लॉग जो लेते हैं तो pH जो निकल के क्या जाता है, माइनस लॉग जो पावर रहती है। तो इसका यदि हम लेके तो हम लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻4। ठीक है, इसका क्या लिखेंगे 1 × 10⁻⁻4। अच्छा, ये pH है तो POH क्या होगा, ठीक है, ये pH है तो POH क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 1 × 10⁻⁻4 का ये एसिड है और 1 × ये बेस है। ठीक है, अब हम देखते हैं एक फॉर्मूला होता है N1V1 = N2V2। ये फॉर्मूला का इस्तेमाल कब किया जाता है, एक तो इस केस में किया जाता है जब हम डाइल्यूशन करते हैं, दूसरा केस हम कब कर सकते हैं, जब हमें
एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लेनी हो, ठीक है। तो जहां पर एसिड और बेस की इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल हो जाते हैं वहां पर क्या सॉल्ट बन जाता है। अब आप यहां देखिए 1 × 10⁻⁻4 का एसिड है, 1 × 10⁻⁻4 का बेस है 1 लीटर का, ठीक है। तो यदि हम N1V1 का मल्टीप्लिकेशन करें तो ये 1 × 10⁻⁻4 और 1 × 10⁻⁻4 दोनों इक्वल हो जाएंगे। जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो दोनों न्यूट्रलाइज करेंगे और न्यूट्रलाइज करके क्या बना देंगे, सॉल्ट बना देंगे। क्या इसमें कुछ एसिड बचा? नहीं। क्या उसमें कुछ बेस बचा? नहीं। जब एसिड और बेस दोनों ही नहीं बचे, सॉल्ट बचे, तो पीएच कितना हो जाएगा? पीएच हो जाएगा 7। हाँ, इसकी बजाय यदि मान लीजिए ये होता 1 × 10, इसका पीएच होता 1 × 3, तो इसका कितना निकल के आ जाता? 3। तो ऐसी कंडीशन में इसका डिफरेंस निकल के आता। फिर आप कौन सा फॉर्मूला लगाते? फिर आप लगाते N1V1 - N2V2 = N3V3। और V3 यहाँ पर क्या होता है? V3 यहाँ होता है टोटल वॉल्यूम, जो V1 + V2 के बराबर होता है। तो इस तरीके से यदि आपको कभी pH दिए जाएं और pH देने के बाद उनका आपको मिक्स करके क्या बनाना हो, सॉल्ट बना रहा हो और pH निकालना हो, ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, उनके pH से पहले उनकी नॉर्मेलिटी निकाल लेनी है। और नॉर्मेलिटी के थ्रू आप क्या करना है, N1V1, देखिए आप N1V1 = N2V2 ये भी लगा सकते हैं, या फिर N1V1 - N2V2 लगाएंगे तो दिस माइनस दिस कंप्लीट हो जाएगा 0। 0 का मतलब क्या है कि हमारा जो pH है वो क्या हो गया, हमारा को ना तो एसिड बचा है ना बेस बचा है। तो क्या है, pH हम किसका निकाल रहे हैं? सॉल्ट का निकाल रहे हैं। और सॉल्ट का pH कितना होता है? 7 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन करने हैं। अल्टीमेटली हमारा जो मेन टारगेट है वो है कि हमें रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी तक पहुंचना है, क्योंकि रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी ही हमें H+ आयन या OH- आयन का कंसंट्रेशन बताएगी। उस H+ आयन या -OH आयन के H+ या OH- के कंसंट्रेशन को जब आप माइनस लॉग के फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपको pH या POH का आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात हमने क्या किया था, जो वीक वाले में हमने क्या वैल्यू पुट कर दी थी, हमने वहां पर x को या C∝ को नीचे की तरफ जब हम वैल्यू पुट कर रहे थे Ka में, ये Ka का फार्मूला लिखा था ना हमने, और यहां पर जो हम C - C∝, तो इसको हमने क्या कर दिया था, नेग्लेक्टेबल मान लिया था। ये आपको ध्यान रखना है कि ये तो नॉर्मल कंडीशन में हम इसको नेग्लेक्टेबल, लेकिन एक्चुअल में ये नेग्लेक्टेबल होता नहीं है। जब आप 11th क्लास में इसको पढ़ोगे डिटेल में, तब ये 2 कंडीशन में आता है। एक बार जब आप नेग्लेक्टेबल लेते हो और एक बार जब नेग्लेक्टेबल नहीं लेते हो। तो नेग्लेक्टेबल लेने में आंसर अलग तरीके से वेरी करेगा, नेग्लेक्टेबल नहीं लेने में आंसर अलग तरीके से आएगा। तो वो आप 11th क्लास में देखेंगे। चलिए, इसके बाद हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि आपको क्या दिया गया है, आपको HCl, पहले हम HCl लेते हैं। HCl का आपको pH निकालना है, जबकि मोलरिटी 1 × 10⁹ मोलर है। सबसे पहली चीज आपको मोलरिटी दी गई है। मोलरिटी को आपको नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करने के लिए नॉर्मेलिटी बराबर क्या होता है, m × n। इसका n फैक्टर क्या होगा, HCl का 1, इसलिए जो इसकी नॉर्मेलिटी है वही इसकी मोलरिटी होगी, ठीक है। एक समस्या का समाधान हो गया। अच्छा, तो क्या हम क्या करें, माइनस लॉग ऑफ 1 × 10⁻⁻, सीधी वैल्यू पुट कर दें और हमारा pH क्या निकल के आ जाएगा, 9 निकल के आ जाएगा। लेकिन ये आंसर हमारा रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है, क्योंकि HCl एसिड है और एसिड का pH कभी भी कितना भी आप कम करोगे, एसिड का pH आप कितना भी कम करेंगे तो भी क्या होगा, वो कम से कम 7 से हमेशा कम रहेगा, 7 तक नहीं आएगा। लेकिन यहाँ तो 9 आ रहा है, मतलब ये रॉन्ग है। अच्छा, इसके रॉन्ग होने के पीछे थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने पहले भी डिस्कस किया है। देखिए, जब तक एसिड मेरा क्या है 1 × 10⁻⁻6 की रेंज में है, तब तक pH डिसाइड करने में किसका रोल होता है, एसिड का रोल होता है। लेकिन जब उसका कंसंट्रेशन इतना कम हो जाए 1 × 10⁻⁻7 या इससे कम हो जाए, तब यहां पर इंपॉर्टेंट H+ को दिखाने में किसका रोल हो जाता है,
एसिड का भी हो जाता है और वाटर का भी हो जाता है। देखिए यहां पर pH का S इसके थ्रू कितना है 1 × 10⁻⁹। अच्छा वाटर भी तो कुछ H+ देता है, वो कितने देता है 1 × 10⁻⁷। फिर आप कहोगे कि सर वो तो HCl जब आया था तो सप्रेस हो गया था। देखिए HCl यदि बहुत पावरफुल होगा तो इसको सप्रेस करेगा। अब HCl ही बहुत लोअर कंसंट्रेशन में है, तो ऐसी कंडीशन में ये इसका जो बंडल अप होना था वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो यहां पर हमारा जो H+ का कंसंट्रेशन है, H+ का कंसंट्रेशन किस किस से मिलकर बनेगा, वाटर से भी मिलकर बनेगा और एसिड से भी मिलकर बनेगा। ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे पास जो H+ निकल कर आएगा उस H+ में दोनों का रोल होगा। मतलब वाटर के 1 × 10⁻⁷ को आप क्या, आप नेग्लिजिबल नहीं मान सकते हो। तो ऐसी कंडीशन में यदि हम देखें तो हमारे टोटल H+ क्या होंगे, वो होंगे 1 × 10⁻⁷ और प्लस हो जाएगा 1 × 10⁻⁹। इन दोनों के बराबर होगा। ठीक है, चलिए ये पावर 7 की है, ये पावर 9 की है, तो या तो हम दोनों को 9 की बना ले या दोनों को 7 की बना ले। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम दोनों को 7 की पावर बना लेते हैं। तो यहां पर आ जाएगा 1 × 10⁻⁷ प्लस, अच्छा ये 7 बनाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको घटा रहे हैं, तो ये नंबर हमारा, इसको हम क्या कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, तो ये नंबर क्या हो जाएगा 0.01 × 10⁻⁷। तो अब मेरा टोटल आंसर क्या हो जाएगा, अब मैं इसको ऐड कर सकता हूं 1.01 × 10⁻⁷। ये मेरा H+ आयन कंसंट्रेशन यहां पर मैंने निकाल लिया है। इतना H+ आयन कंसंट्रेशन निकल के आएगा तो मैं क्या करूंगा, अच्छा एक तो ये तरीका हो सकता है, दूसरा यदि मैं -9 की लगाता तो मेरा आंसर क्या होता 101 × 10⁻⁹। दूसरा आंसर मेरा ये होता। ठीक है, इसको मैं पुट करता -log 1.01 × 10⁻⁷, इस वाले में -log 101 × 10⁻⁹। ठीक है, यहां से क्या निकल के आता 7 log 1.01, यहां से क्या निकल के आता 9 log 101। ठीक है, तो इस तरीके से अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो log 1.01 की या फिर log 101 की वैल्यू को आप यहां पुट कर दीजिए, आपको जो आंसर मिलेगा वो आपको क्या मिल जाएगा, वो आपको मिल जाएगा HCl का pH। क्लियर है बात, वो आपको क्या मिल जाएगा, HCl का pH मिल जाएगा। देखिए ये 7 है, log 101 की वैल्यू जो भी निकल के आएगी 7 में से माइनस होगी, तो इस कंडीशन में आपका pH कितना हो जाएगा, 7 से कम निकल के आएगा। क्लियर है बात, समझ में आई। चलिए अब इसके बाद जरा हम NaOH के केस में देख लेते हैं। देखिए NaOH में जनरल तौर पे बच्चे देखते हैं और क्या निकालेंगे, NaOH लिया और NaOH में उन्होंने क्या निकाला 1 × 10⁻⁹ के हिसाब से माइनस लॉग की वैल्यू पुट करके कई बार 9 निकाल लेते हैं और सोचते हैं अरे वाह ये तो 9 आ रहा है, बेस है तो सही है, जबकि ये तो एक बड़ी गलती कर रहे हैं। गलती क्या कर रहे हैं, जब आप NaOH लेते हैं तो इसके थ्रू आप क्या निकाल रहे होते हैं, POH निकाल रहे होते हैं, और POH निकाल रहे होते हैं तो मान लीजिए आपने 9 निकाल लिया, इसको जब आप 14 से माइनस करोगे तो कितना निकल के आएगा, 14 - 9 = 5 निकल के आएगा। और जब आपने 5 pH निकाला तो ये तो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा आपका pH क्या हो गया, एसिडिक हो गया, जबकि ये तो फिर ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब इसको यदि हमें सॉल्व करना है, इससे हमको बचना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इससे हमको बचना है ठीक वही पैटर्न पे हमको जाना पड़ेगा। NaOH जो है जब तक 1 × 10⁻⁷ से कम था तब तक तो NaOH के थ्रू pH डिसाइड होता था, लेकिन जब वो क्या हो गया 7 से ज़्यादा हो गया तो उसमें H2O का और प्लस NaOH का दोनों का रोल आएगा। इस तरीके से आप जो निकालोगे उसी आंसर पर पहुंचोगे। यदि सेम कंसंट्रेशन है 1 × 1.01 × 10⁻⁷,
इससे जो आपको आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, POH निकल के आएगा। उस POH को आप 14 में से माइनस करोगे तब जा करके आपको pH निकल कर आएगा। तो इस तरीके से लॉन्ग आगे का कैलकुलेशन आपको करना है। मैंने ये 4 क्वेश्चन बताए हैं, चारों बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं और कई बार NTSE या ओलंपियाड KVPY के एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आपसे रेगुलरली पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को यदि आप प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर लेते हैं तो आपके केमिस्ट्री का एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इवन ये केवल आपके लिए 10th क्लास के लिए नहीं है, 10th क्लास के लिए तो ये टॉपिक बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये मैं केवल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार कुछ एग्जाम्स में या कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूशंस जो 11th क्लास में बच्चों को एडमिशन दिलाते हैं स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए, उनमें इस तरीके के क्वेश्चन डाले जाते हैं। तो मेरा ऑब्जेक्टिव केवल यही था कि 10th क्लास में यदि आप इस लेवल से इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो आप 11th या 12th क्लास में जब किसी इंस्टीट्यूशन में IIT के लिए, नीट के लिए एडमिशन लेने जाते हैं तो वहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन आप यदि सॉल्व कर लेते हैं तो आपके स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से। दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ, मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैंने जितने भी वीडियोज़ बनाए हैं वो सारे वीडियोज़ इसलिए बहुत आपको लेंदी लग रहे होंगे, उनमें बहुत सारा कंटेंट है क्योंकि वो IIT और नीट के फाउंडेशन के हिसाब से तैयार किया गया है। यदि आप उसको अभी पढ़ लेते हैं तो 11th क्लास का बहुत सारा बर्डन आपका अभी कम हो जाएगा। ठीक है, एक बेसिक कंसेप्ट के तौर पे आपको काफ़ी सहूलियत इसमें मिल जाएगी। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। इन 4 क्वेश्चन की आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके अलावा हमने 6 से 7 क्वेश्चन पिछले क्लास में किए थे। ये 10 से 12 क्वेश्चन और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप किसी क्वेश्चन बुक को लेकर के करिएगा तो आपको pH से रिलेटेड किसी भी न्यूमेरिकल में 10th क्लास तक के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आ सकती है। अब आपको जो pH रहेगा, बाकी रहेगा, वो केवल रहेगा pH आपका सॉल्ट का, बाकी जो अलग तरीके से वेरी करता है उसको आप 11th क्लास में पढ़िएगा। दूसरा आपका वीक एसिड बेस के pH, मतलब अभी हमने एक छोटे से पार्ट को पढ़ा है, बस कई सारी चीज़ें हमने यहाँ pH के बारे में पढ़ ली हैं। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को हम यहीं स्टॉप करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्ट के बारे में बात करेंगे। सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होती है, सॉल्ट का क्लासिफिकेशन क्या होता है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।